अगर आप यह कहानी रात में सुन रहे हैं तो बेहतर होगा कि हेडफोन लगा लें और आसपास की आवाजों पर जरा ध्यान दें, क्योंकि आज की कहानी किसी भूत की नहीं है। यह कहानी है एक ऐसी जगह की जहां इंसान सजा काटने जाता है, लेकिन कभी कभी सजा इंसान को काटने लगती है। तिहाड़ जेल, दिल्ली का सबसे सुरक्षित कारागार, जहां हर नाम दर्ज होता है, हर कदम गिना जाता है। लेकिन अगर कभी गिनती एक ज्यादा हो जाए तो आज ज़ेहर एंड जिंदगी पर आप सुनने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो फाइलों में नहीं मिलती, पर दीवारों को आज भी याद है। यह कहानी है तिहाड़ की आखिरी कोठरी। और हां, अगर बीच में आपको लगे कि किसी ने आपका नाम लिया है तो वीडियो बंद मत कीजिएगा, कहानी अभी शुरू ही हुई है। तिहाड़ जेल के भीतर कदम रखते ही सबसे पहले जो चीज महसूस हुई वह थी हवा का बदल जाना। बाहर की हवा में जो खुलापन था वह यहाँ आते ही कहीं गायब हो गया। यहाँ की हवा भारी थी, जैसे उसमें सालों की सजाएं, डर और अधूरी कहानियां घुली हुई हों। चारों तरफ ऊंची दीवारें, उन पर लगी कंटीली तारें और हर कुछ दूरी पर खड़ा सिपाही। सब कुछ यह एहसास दिलाने के लिए काफी था कि अब मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ वक्त अपनी ही चाल से चलता है। शाम ढलते ढलते मुझे मेरी कोठरी तक ले जाया गया। लोहे का दरवाजा खोलते वक्त जो चरमराने की आवाज आई वह सीधे दिल में उतर गई। अंदर की जगह छोटी थी, दीवारों पर जगह जगह सीलन जमी हुई थी और कोने में लगी पीली बत्ती ऐसे टिमटिमा रही थी मानो अभी बुझ ही जाएगी। उस एक बत्ती के अलावा वहां कोई रोशनी नहीं थी। जब दरवाजा मेरे पीछे बंद हुआ तो उसकी आवाज ने जैसे यह पक्का कर दिया कि अब मैं बाहर नहीं, अंदर हूं। रात धीरे धीरे उतर रही थी। तिहाड़ में रातें अलग होती हैं, यह बात मुझे पहले ही समझ आ गई थी। यहां अंधेरा सिर्फ आंखों के सामने नहीं होता, वह दिमाग के अंदर तक उतर आता है। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा खाली नहीं था। कहीं दूर से किसी के करवट बदलने की आवाज, किसी का हल्का सा कराहना और फिर से वही डरावनी खामोशी। करीब आधी रात के बाद अचानक सब कुछ रुक सा गया, जैसे जेल ने एक साथ सांस रोक ली हो। तभी उस खामोशी के बीच मुझे साफ साफ अपने नाम की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन इतनी पास से कि रोंगटे खड़े हो गए। वह किसी पहरेदार की नहीं थी, न किसी कैदी की। उसमें न गुस्सा था, न दया, बस एक अजीब सी पहचान थी, जैसे वह आवाज मुझे पहले से जानती हो। मैं झटके से उठ बैठा, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कोठरी के हर कोने को देखा, सलाखों के बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पीली बत्ती अब भी टिमटिमा रही थी, दीवारें वहीं थीं और सन्नाटा फिर से फैल चुका था। खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद यह थकान या डर का असर है, लेकिन मन के किसी कोने में यह एहसास बैठ चुका था कि यह जेल सिर्फ शरीर को नहीं, नाम और यादों को भी कैद कर लेती है। उस पहली रात में सो नहीं पाया। आंखें बंद करता तो लगता कोई पास खड़ा है, और तभी मुझे पहली बार यह डर महसूस हुआ कि तिहाड़ में सबसे खतरनाक चीज सलाखें नहीं, बल्कि वह है जो दिखाई नहीं देता। सुबह जब आंख खुली तो लगा जैसे रात कोई सपना थी। वही दीवारें, वही पीली बत्ती, वही बंद दरवाजा, लेकिन शरीर की थकान और मन की बेचैनी यह साफ बता रही थी कि जो हुआ था वह सिर्फ कल्पना नहीं थी। तिहाड़ में सुबह जल्दी होती है, पहरेदारों के कदमों की आवाज, चाबियों की खनक और गिनती की तैयारी, सब कुछ तय समय पर। यहां हर चीज नियम में बंधी है, सिवाय उन बातों के जिनका कोई जवाब नहीं होता। दिन के खाने के बाद जब थोड़ी देर के लिए कैदियों को बाहर लाया गया, तब मेरी मुलाकात रमेश से हुई। वह पास की कोठरी में बंद था, उम्र में मुझसे बड़ा, चेहरे पर स्थायी थकान और आंखों में कुछ ऐसा जो बहुत कुछ देख लेने के बाद आता है। मैंने उससे पिछली रात की बात कही, आवाज, नाम पुकारे जाने की बात, सब कुछ। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। वह अचानक चुप हो गया, जैसे मैंने कोई ऐसा नियम तोड़ दिया हो जिसे बोलकर भी तोड़ा नहीं जाता। उसने चारों तरफ देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला कि यहां रात में कोई किसी का नाम नहीं लेता। नाम लेना पहचान बनाता है, और पहचान यहां सबसे खतरनाक चीज है। उसने कहा कि कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो पहरेदारों की नहीं होती, न कैदियों की। वे जेल के नियम नहीं मानती, वे बस याद दिलाने आती हैं कि कौन अगला है।
उस दिन के बाद मैंने नोटिस किया कि कुछ कैदी रात के बाद बदल जाते हैं। वे कम बोलते हैं, बार बार दीवारों को देखते रहते हैं और जैसे किसी अदृश्य चीज से बचने की कोशिश कर रहे हों। किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन हर किसी की खामोशी में एक साझा डर था, ऐसा डर जो बोलने से और गहरा हो जाता है। दूसरी रात मैं पूरी तरह जाग रहा था। नींद आने का सवाल ही नहीं था। जैसे ही जेल की लाइटें आधी कर दी गईं, वही भारी सन्नाटा फिर से फैलने लगा। तभी मैंने सुना, फिर वही आवाज। इस बार मेरा नाम नहीं, बल्कि एक वाक्य, यहां से कोई जल्दी नहीं जाता। आवाज कोठरी के बाहर से नहीं आ रही थी, वह मेरे कानों के अंदर गूंज रही थी। मैंने आंखें बंद की, खोली, सांस तेज हो गई। तभी सलाखों के बाहर जमीन पर एक लंबा सा साया हिलता हुआ दिखा। वह साया किसी इंसान जैसा था, लेकिन उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। अचानक टॉर्च की रोशनी पड़ी। पहरेदार गश्त पर था। साया गायब हो गया। रोशनी हटते ही फिर वही सन्नाटा। उस पल मुझे समझ आ गया कि तिहाड़ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहरेदारों से भी नहीं डरती। वे बस इंतजार करती हैं, रात का, नाम का और उस पल का जब कोई उनकी बात सुन ले। उस रात के बाद मुझे यकीन हो गया कि पहली आवाज कोई इत्तेफाका नहीं थी, वह एक शुरुआत थी। और तिहाड़ में जब कोई शुरुआत होती है तो उसका अंत आसान नहीं होता। तिहाड़ में कुछ बातें सीधे नहीं कही जाती, वे इशारों में घूमती हैं, नजरों में, अचानक चुप हो जाने में और उन नामों में जिन्हें कोई जोर से नहीं बोलता। कोठरी नंबर 14 भी उन्हीं बातों में से एक थी। पहली बार यह नंबर मैंने उस दिन सुना जब दो कैदी आपस में बात करते हुए अचानक चुप हो गए। जैसे ही मेरे कानों में 14 शब्द पड़ा, दोनों ने मेरी तरफ देखा और फिर सिर झुका लिया। उस नजर में डर था और उससे ज्यादा चेतावनी। मैंने उनसे कुछ पूछना चाहा, लेकिन उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी जगह बदल ली। तिहाड़ में जब लोग सवालों से भागते हैं तो समझ लेना चाहिए कि जवाब आसान नहीं है। शाम को मैंने एक बुजुर्ग कैदी को देखा जो सफाई का काम करता था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखें बहुत कुछ देख चुकी थीं। मैंने हिम्मत करके उससे कोठरी नंबर 14 के बारे में पूछा। उसने झाड़ू रोक दी। कुछ पल तक वह फर्श को देखता रहा, फिर बहुत धीमे स्वर में बोला कि वह कोठरी हमेशा भरी रहती है, लेकिन वहां रहने वाला कोई दिखाई नहीं देता। उसने कहा कि रात के बाद जो वहां भेजा जाता है, वह सुबह वही नहीं रहता। उसकी बातों में कोई कहानी नहीं थी, न डराने की कोशिश, न बढ़ा चढ़ाकर कहना, बस एक थकी हुई सच्चाई थी जिसे वह रोज अपने साथ ढोता था। उसने बताया कि सालों पहले वहां एक कैदी को सजा दी गई थी, लेकिन वह सजा कागजों में कभी लिखी ही नहीं गई। न कोई तारीख, न कोई दस्तखत, बस एक दरवाजा बंद हुआ और फिर कभी ठीक से खुला नहीं। उस रात मैंने पहली बार सपने में तिहाड़ को देखा, लेकिन वह वैसा नहीं था जैसा दिन में दिखता है। सपने में गलियारे लंबे थे, खत्म न होने वाले। दीवारों पर नंबर लिखे थे, लेकिन सब मिटते जा रहे थे। आखिर में सिर्फ एक नंबर बचा, 14, और उस नंबर के पीछे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। मैं नींद से चौंक कर उठा, पसीने से पूरा शरीर भीगा हुआ था। पीली बत्ती अब भी जल रही थी, लेकिन उसकी रोशनी पहले से कम लग रही थी। तभी मैंने महसूस किया कि मेरी कोठरी के बाहर कोई खड़ा है। इस बार साया नहीं था, इस बार वहां पैर दिखाई दे रहे थे, नंगे, बिल्कुल स्थिर। मैंने आवाज लगानी चाही, लेकिन गला सूख चुका था। कुछ सेकंड बाद वे पैर धीरे धीरे पीछे हट गए। कदमों की कोई आवाज नहीं थी। अगली सुबह पता चला कि रात में एक कैदी को अस्थायी पूछताछ के लिए ले जाया गया था। नाम नहीं बताया गया, बस इतना कहा गया कि उसे ब्लॉक 14 में शिफ्ट किया गया है। उस दिन के बाद से मैंने तिहाड़ की दीवारों को ध्यान से सुनना शुरू किया। वे खामोश नहीं थीं, वे याद कर रही थीं, और मुझे लगने लगा था कि अगली याद मेरी हो सकती है। तिहाड़ जेल में रात की गिनती सबसे सख्त नियमों में से एक है। जैसे ही रात के 10 बजते हैं, हर कैदी को अपनी अपनी कोठरी में खड़ा रहना होता है। कोई बैठा नहीं रहता, कोई लेटा नहीं रहता। पहरेदार गलियारे से गुजरते हैं, टॉर्च की रोशनी सलाखों पर पड़ती है और हर नाम रजिस्टर में टिक किया जाता है। यह सिर्फ गिनती नहीं होती, यह याद दिलाया जाता है कि कौन अंदर है और कौन बाहर नहीं जा सकता। उस रात माहौल कुछ ज्यादा ही भारी था। गलियारे में कदमों की आवाज सामान्य से धीमी थी।
टॉर्च की रोशनी बार बार दीवारों पर अटक रही थी, जैसे रोशनी भी आगे बढ़ने से हिचक रही हो। मैं अपनी कोठरी में खड़ा था, आंखें सामने, लेकिन दिमाग किसी और ही दिशा में भटक रहा था। मुझे लगातार कोठरी नंबर 14 का ख्याल आ रहा था, बिना किसी वजह के। जैसे ही हमारे ब्लॉक की गिनती शुरू हुई, सब कुछ सामान्य लग रहा था। एक एक नाम पुकारा जा रहा था और जवाब में हाजिर की आवाज गूंज रही थी। लेकिन तभी एक अजीब सी बात हुई। एक नाम ऐसा भी पुकारा गया जो मुझे याद नहीं था। आवाज आई, लेकिन सामने कोई खड़ा नहीं था। पहरेदार ने फिर से नाम देखा, फिर गलियारे की तरफ देखा। कुछ सेकंड तक पूरी जेल जैसे सांस रोके खड़ी रही। उस नाम के बाद एक और हाजिर की आवाज आई। यह आवाज किसी कैदी की नहीं थी। यह बहुत धीमी थी, जैसे दीवारों के अंदर से आई हो। पहरेदार का हाथ एक पल के लिए रजिस्टर पर रुक गया। उसके चेहरे से रंग उड़ गया था। बिना कुछ कहे उसने गिनती आगे बढ़ा दी। किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तिहाड़ में कई बार चुप रहना ही सबसे सुरक्षित जवाब होता है। गिनती खत्म होने के बाद भी सन्नाटा टूटा नहीं। रात और गहरी हो चुकी थी। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिमाग बार बार उसी अतिरिक्त आवाज पर अटक रहा था। तभी पास की कोठरी से धीमी सी सिसकने की आवाज आई। वह रमेश की कोठरी थी। मैं कुछ कह पाता, उससे पहले ही आवाज बंद हो गई। सुबह जब दरवाजे खुले, रमेश वहां नहीं था। उसकी कोठरी खाली थी। न कोई सामान, न बिस्तर की सलवटें, जैसे वह कभी वहां रहा ही ना हो। जब मैंने पहरेदार से पूछा तो उसने सिर्फ इतना कहा कि रमेश को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। कहाँ, ये बताना जरूरी नहीं समझा गया। लेकिन सबसे डरावनी चीज तब सामने आई जब मैंने रमेश की कोठरी की दीवार देखी। वहां नाखूनों से खुरचकर एक वाक्य लिखा हुआ था, मैं गिनती में आ गया हूं। उस वाक्य को पढ़ते ही मुझे पिछली रात की वह आवाज याद आ गई, वह अतिरिक्त हाजिर। तभी मुझे पहली बार एहसास हुआ कि तिहाड़ की गिनती सिर्फ जिंदा लोगों की नहीं होती। कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो रजिस्टर में नहीं, लेकिन जेल में अब भी मौजूद रहते हैं। रमेश के गायब होने के बाद पूरे ब्लॉक में अजीब सी खामोशी फैल गई थी। लोग बात करते थे, लेकिन आंखों से। शब्दों का इस्तेमाल जैसे अचानक खतरनाक हो गया हो। मैं बार बार उस दीवार पर लिखे वाक्य के बारे में सोचता रहा, मैं गिनती में आ गया हूं। यह वाक्य सिर्फ डराने के लिए नहीं था। उसमें एक अजीब सी स्वीकृति थी, जैसे किसी ने हार मान ली हो। आखिरकार मैंने सीनियर वार्डन से मिलने का फैसला किया। वह आदमी जो सालों से तिहाड़ में था, जिसने न जाने कितनी कहानियां देखी होंगी। उसके दफ्तर के बाहर खड़े होकर भी मेरे हाथ कांप रहे थे। अंदर से कागज पलटने की आवाज आ रही थी। दरवाजा खुला तो सामने बैठा आदमी थका हुआ दिखा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक सख्ती थी, जैसे उसने खुद को डर से ज्यादा मजबूत बना लिया हो। मैंने उसे रमेश के बारे में बताया, गिनती की बात, अतिरिक्त आवाज, दीवार पर लिखा हुआ वाक्य, सब कुछ। वह ध्यान से सुनता रहा, बिना टोके। जब मैंने बोलना खत्म किया तो उसने कुर्सी से थोड़ा पीछे होकर गहरी सांस ली। कुछ पल तक वह चुप रहा, फिर बोला कि तिहाड़ में कुछ बातें रिपोर्ट में नहीं जाती, वे सिर्फ लोगों के भीतर रह जाती हैं। उसने साफ शब्दों में कहा कि अगर मैं यहां ज्यादा दिन रहना चाहता हूं तो जो देखूं उसे देखना छोड़ दूं, जो सुनूं उसे भूल जाऊं, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका सच बाहर आने से ज्यादा खतरनाक अंदर रहना होता है। उसकी आवाज में धमकी नहीं थी, बल्कि अनुभव का बोझ था। फिर उसने वह बात कही जिसने मेरी रीढ़ में ठंडक उतार दी। उसने कहा कि तिहाड़ सिर्फ सज्जा देने की जगह नहीं है, यह याद रखने की जगह है। जो लोग अधूरी सज्जा के साथ मर जाते हैं, वे यहां से जाते नहीं, वे सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। गिनती का, दीवारों का और उन आवाजों का जिन्हें कोई समझना नहीं चाहता। मैंने उससे सीधे कोठरी नंबर 14 के बारे में पूछा। उसने पहली बार मेरी तरफ ठीक से देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा थकान। उसने बस इतना कहा कि कुछ कोठरियां बंद नहीं होती, भले ही उनके दरवाजे बंद हों, और अगर मेरा नाम कभी उस नंबर से जुड़ गया तो कोई फाइल मुझे वापस नहीं ला पाएगी। बाहर निकलते समय मुझे लगा जैसे मैं किसी दफ्तर से नहीं, किसी चेतावनी से बाहर आ रहा हूं। उस रात जब मैं अपनी कोठरी में लेटा तो दीवारें पहले से ज्यादा पास लग रही थीं।
ऐसा लगा जैसे तिहाड़ मुझे सुन रहा है और अब चुप नहीं है। सीनियर वार्डन से मिलने के बाद मेरे भीतर कुछ टूट सा गया था। अब तिहाड़ सिर्फ जेल नहीं रह गई थी, वह एक ऐसी जगह बन चुकी थी जो मुझे पहचानने लगी थी। मैं हर रात दीवारों की तरफ देर तक देखता रहता, जैसे वे किसी सही पल का इंतजार कर रही हों। नींद अब आती नहीं थी, और जब आती भी तो अधूरी रह जाती थी। तीसरी रात को अचानक मेरा नाम पुकारा गया। इस बार आवाज पहरेदार की थी। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा कि मुझे दूसरी कोठरी में शिफ्ट किया जा रहा है। कारण नहीं बताया गया। सवाल पूछने का मौका भी नहीं मिला। मेरे हाथों में हथकड़ी लगाई गई और मुझे गलियारे में ले जाया गया। उस वक्त तिहाड़ बिल्कुल अलग लग रही थी। रात के सन्नाटे में हर कदम की आवाज बहुत तेज थी, जैसे पूरा जेल परिसर मुझे सुन रहा हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, रोशनी कम होती चली गई। पीली बत्तियां अब दूर दूर थीं और कुछ तो जल ही नहीं रही थीं। मैंने महसूस किया कि हम उस हिस्से की तरफ जा रहे हैं जहां दिन में भी कैदी नहीं जाते। वहां हवा भारी थी और दीवारों से अजीब सी गंध आ रही थी, सीलन और कुछ सड़ा हुआ। आखिरकार हम एक दरवाजे के सामने रुके। लोहे पर लिखा था 14। मेरे भीतर कुछ बैठ गया। पहरेदार ने ताला खोला, दरवाजा खुला और बिना कुछ कहे मुझे अंदर धकेल दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज पहले से कहीं ज्यादा तेज थी, जैसे इस बार वह आवाज सिर्फ मेरे लिए थी। कोठरी नंबर 14 बाकी कोठरियों जैसी नहीं थी। यहां दीवारें ज्यादा मोटी थीं और छत इतनी नीचे थी कि सांस लेते वक्त घुटन महसूस होती थी। सबसे अजीब बात यह थी कि वहां कोई बत्ती नहीं थी, लेकिन फिर भी अंधेरा पूरा नहीं था, जैसे किसी अदृश्य रोशनी में सब कुछ दिख रहा हो। मैं अभी खड़ा ही था कि किसी ने बहुत पास से कहा, अब तू समझेगा। मैं पलटा। कोठरी के कोने में कोई बैठा था। वह आदमी जैसा दिखता था, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे धुंधला छोड़ दिया हो। उसकी आवाज थकी हुई थी, लेकिन उसमें अजीब सी राहत थी। उसने बताया कि यह कोठरी किसी एक की नहीं है, यह उन सब की है जिनकी सजा अधूरी रह गई। वह बोला कि यहां आने वाला हर इंसान धीरे धीरे खुद को भूलने लगता है। नाम, समय, वजह सब मिट जाता है, बस तिहाड़ बचती है। और जब कोई पूरी तरह खाली हो जाता है तो उसकी जगह कोई और ले लेता है। मुझे याद आया रमेश, वह अतिरिक्त आवाज, गिनती। उस आदमी ने आखिरी बात कही जिसने मेरी आत्मा तक हिला दी। उसने कहा, आज से तू बाहर वालों की गिनती में रहेगा और मैं आराम करूंगा। अचानक कोठरी की दीवारें तेजी से ठंडी होने लगीं। सांस लेना मुश्किल हो गया। मुझे लगा मैं बेहोश हो रहा हूं। आखिरी चीज जो मैंने देखी वह थी उस आदमी का चेहरा, अब साफ, अब जाना पहचाना। वह मेरा ही चेहरा था, थका हुआ, खाली। और तभी अंधेरा पूरी तरह छा गया। जब आंख खुली तो सबसे पहले रोशनी महसूस हुई। तेज नहीं, बस इतनी कि यह एहसास हो जाए कि अंधेरा खत्म हो गया है। शरीर भारी था, जैसे लंबे समय बाद होश आया हो। कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ हूं। फिर आवाजें सुनाई देने लगीं, लोगों की, बाहर की, सामान्य सी। किसी ने कहा कि मुझे रिहा किया जा रहा है। कागजों पर दस्तखत करवाए गए। कोई आंखों में नहीं देख रहा था। तिहाड़ का गेट खुला, बाहर की हवा लगी। लगा जैसे सच में आजाद हो गया हूं, लेकिन आजादी हल्की नहीं थी। उसमें वही भारीपन था जो जेल की हवा में होता है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। तिहाड़ वैसी ही खड़ी थी। ऊंची दीवारें, कंटीली तारें, पहरेदार, सब कुछ सामान्य, बहुत सामान्य। कुछ दिनों बाद मैं घर पहुंच गया। लोग बात करते थे, हंसते थे, पर मुझे हर रात वही आवाज सुनाई देती थी, गिनती की। मैं सपने में नहीं, जागते हुए सलाखों की खनक सुनता था। दीवारें अब भी पास आती थीं। कई बार मुझे लगता था कि मेरा कमरा थोड़ा छोटा हो रहा है। घड़ी देखता तो समय रुक सा जाता। एक रात मैंने आईने में खुद को देखा। चेहरा मेरा था, लेकिन आंखें नहीं। उन आंखों में तिहाड़ था। तभी मुझे समझ आया कि कोठरी नंबर 14 से कोई बाहर नहीं आता। वहां से सिर्फ शरीर बदलते हैं। आज भी जब रात के ठीक 10 बजते हैं, मेरा दिल अपने आप तेज हो जाता है। मुझे लगता है कोई मेरा नाम पुकार रहा है। और अगर कभी आपको रात में बिना वजह गिनती करने का मन करे तो समझ लीजिएगा, तिहाड़ ने आपको सुन लिया है। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस चुप हो जाती हैं।
तिहाड़ की इस कहानी की तरह, जो सुनने के बाद भी कानों में नहीं, दिमाग में गूंजती रहती है। अगर आपको लगा कि यह सिर्फ एक कहानी थी, तो शायद आप ठीक हैं, और अगर आपको लगा कि यह कहीं ना कहीं सच हो सकती है, तो आप अकेले नहीं हैं। कमेंट में बताइए, क्या आपको कभी बिना वजह डर महसूस हुआ है? क्या आपको कभी लगा कि किसी जगह ने आपको पहचान लिया? अगर आपको ऐसी सच्ची लगने वाली डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो ज़ेहार एंड जिंदगी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ डर सिर्फ दिखाया नहीं जाता, ये धीरे धीरे जहर की तरह जिंदगी में उतरता है। अगली कहानी तक अपनी गिनती संभाल कर रखिएगा।